नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब TGT 8 की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज की जो ये क्लास होगी इसमें हम लोग 125 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तो आपको सभी प्रश्नों का गोला भरना है। हम अपनी तरफ से 100% प्योर आंसर्स की के साथ आपका यह अभ्यास करवाने वाले हैं। तो इस अभ्यास में आप OMR ज़रूर अपने साथ रखें। OMR बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मित्रों पन्ना होता है। सीधे इधर प्रश्नों का क्रम लिखा होगा 1 2 3 4, इधर उसके ऑप्शंस लिखे होंगे ABCD, फिर गोला बना होगा सभी पे, A पे, B पे, C पे, D पे। जो आंसर सही जाए उस गोला को काला कर देना है बस। यही सीट पे आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। परीक्षा से पहले जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे सेम माहौल आपको परीक्षा हाल में भी देखने को मिलेगा। OMR ही भरना पड़ेगा, इसलिए हम कह रहे हैं OMR ज़रूरी है। तो OMR साथ रखें। 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। गोला भरते हुए और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी समझते हुए सॉल्व करिएगा, चलते रहिएगा मित्रों। इस 120 मिनट में आप 125 क्वेश्चन सॉल्व करें और सोचो एक आध क्वेश्चंस कहीं मान लो 19-20 हो गया तो उसके लिए नकारात्मक अंकन का कोई प्रभाव नहीं है, यानी माइनस मार्किंग का कोई प्रभाव है ही नहीं, याद रखना। तो माइनस मार्किंग का डर भी हटा देना है। जो क्वेश्चंस आप भरोगे जो सही चला जाएगा वो आपका सही ही काउंट किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज तारीख है 8 और 8 अक्टूबर को जो हम लोग क्लास करने चल रहे हैं, ये 8 अक्टूबर को क्लास 125 क्वेश्चंस की होने वाली है। तो OMR अपने पास ज़रूर रखना और समय के पाबंद रहना। समय पे ही क्लास करो और समय से ही इसका फ़ायदा उठाओ। तो छोटी सी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। वाद से प्रभावित हैं। नाम जंगलवाद का है, प्रभाववाद का है, दादावाद का है और अभिव्यंजनावाद का नाम दिया गया। मोहन सामंत के बारे में पूछा गया, मैक्सिमम चित्र कौन से वाद से प्रभाव रखते हैं, तो अभिव्यंजनावाद से ये प्रभाव रखते हैं। डी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पर है, फाववाद के जन्मदाता कौन है? हेनरी मॉटिस हैं, सेजॉन हैं, एडवर्ड मुंक हैं या फिर मोने हैं? फाववाद के जन्मदाता की जब बात आती है हेनरी मॉटिस के साथ आंसर्स बैठता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। हम 3 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पूछा गया मित्रों, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र लेटी हुई अनावृत्ता ये किस कलाकार की कृति है? नाम अकबर पदमसी का दिया गया है, नाम गुलाम रसूल संतोष का दिया गया है, अविनाश चंद्र का नाम है और के हबार का नाम दिया गया। अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र है लेटी हुई अनावृत्ता। मित्रों लेटी हुई अनावृत्ता जो रचना होगी ये गुलाम रसूल संतोष की रचना होगी। तो आप यहाँ पे जो सही जवाब लगाइएगा वो सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बैठेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभिव्यंजनावाद से प्रेरित पूरक रंगों में भैंस तथा सारस नामक चित्र किस कलाकार के हैं? नाम सैलोज मुखर्जी का है, राम कुमार का है, सतीश गुजराल का है और NS वेंद्रे का नाम दे दिया गया। आपसे पूरक रंगों में भैंस और सारस नामक जो चित्र बनते हैं मित्रों, उसके लिए जो आंसर्स देना होता है वो आंसर्स आप NS वेंद्रे यानी नारायण श्रीधर वेंद्रे के साथ दीजिएगा। डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। और आगे चला जाए तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है माँ और शिशु नामक जो चित्र है ये अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है। संबंधित कलाकार का नाम बताओ माँ और शिशु वाली रचना के लिए। नाम यामिनी रंजन राय का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, नंदलाल बसु और आवनी बाबू का नाम आपकी स्क्रीन पे है। माँ और शिशु जो अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है उस रचना को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो नंदलाल बसु का रहेगा। वैसे माँ और शिशु रचना टेम्परा माध्यम में पूछता तो यामिनी रंजन राय होते,
याद रखना है, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे पूछा जाए 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रोडिल नामक कृति अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, कलाकार कौन है। मित्रों ब्रोडिल की बात करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की रचना है या फिर नंदलाल बोस की रचना है। हम ब्रोडिल की बात करते हैं तो रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सही जवाब सी के साथ बैठेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए, कहाँ की मूर्तियां चपटे ढोल की हैं जिन पर लोक कला का समावेश अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाम सांची का है, धामेक का है, भरहुत का है और बोधगया स्तूप का नाम दिया गया। कहाँ की मूर्तियां चिपटे डोल की हैं मित्रों, आपको बताना है वहां की मूर्तियां जिसे भरहुत कहा जाता है चिपटे डोल की हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, भरहुत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है। भरहुत की लोक कला प्रायः कौन से टाइम की सभी मूर्तियों में विद्यमान है। नाम शुंग काल का है, गुप्त काल का है, मौर्य काल का है और राजपूत काल का नाम दिया गया। भरहुत की कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान दिखाई देती है मित्रों, तो सही जवाब शुंग काल बनता है। हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, सांची के 3 स्तूप हैं जिनके आकार हैं 2 छोटे 1 बड़ा है, 3 ही छोटे हैं 2 बड़ा 1 छोटा है या फिर तीनों बड़े आकार के हैं। सांची के 3 स्तूप हैं, इनके आकार कैसे हैं मित्रों, जब आकार की बात आए तो 2 छोटा और 1 बड़ा बनेगा मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस स्तूप के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 28 फुट और 5 इंच है। नाम भरहुत का है, धामेक का है, सांची का है और बोधगया का नाम दिया गया। कहाँ के स्तूप के प्रत्येक स्तंभ यानी प्रत्येक खंभे की जो ऊंचाई है वो 28 फुट 5 इंच है। तो मित्रों सांची वाली रचना ऐसी है। सही जवाब सांची स्तूप के साथ लगाना, बी के साथ आंसर्स दे देना। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है सर्वप्रथम विलियम हेनरी फॉक्स टालबाय ने प्रथम फोटोग्राफी निगेटिव तैयार किया। 1835 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में। सर्वप्रथम विलियम हेनरी फॉन्ट टालबाय ने प्रथम फोटोग्राफी जो नेगेटिव है वो तैयार किया मित्रों। उसके तैयारी की जब बात आएगी 1835 ईस्वी आंसर्स बनेगा। फर्स्ट के साथ हम राइट आंसर्स लगाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, द पेंसिल ऑफ नेचर ऐसा पुस्तक जो 1844 में आया, क्या उसके राइटर टाइबार्ट हैं, कोइंग हैं, निप्से हैं या फिर कॉपर हैं। द पेंसिल ऑफ नेचर की बात हो रही है। द पेंसिल ऑफ नेचर नामक जो पुस्तक है ये टाइबार्ट की रचना है। आप राइट आंसर्स टाइबार्ट लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में एलायस सेनेफेल्डर ने पत्थर के प्रयोग से मुद्रण की लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया। इंग्लैंड में किया, अमेरिका में किया, जर्मनी में किया या फिर भारत में किया। 1798 में एलायंस सेनेफेल्डर के द्वारा पत्थर के उपयोग से या पत्थर के प्रयोग से मुद्रण की लिथोग्राफी तकनीकी आविष्कारित हो जाती है मित्रों। यह आविष्कार जर्मनी में होता है। राइट आंसर जर्मनी बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा, रंगीन मुद्रण का प्रयोग कब किया गया। नाम 1900 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1500 ईस्वी और 1800 ईस्वी का नाम दिया गया। रंगीन मुद्रण का जो प्रयोग है ये कब किया गया, तो 1800 ईस्वी में किया गया। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। पूछ लिया गया 4 सिलेंडर मशीन का विकास 1827 में किसने किया जो 1 घंटे में दोनों तरफ से 4000 कागज मुद्रित कर सकती थी। विलियम कॉपर का नाम है, विलियम ब्लैक का नाम है, विलियम केस लोन का नाम है और विलियम होगार्थ का नाम दिया गया। 4 सिलेंडर मशीन का विकास जो 1827 में होता है, दोनों तरफ 1 घंटे में 4000 कागज जो है छाप देती है। ऐसा जो मशीन आविष्कारित हुआ विलियम कॉपर के द्वारा आविष्कार किया गया। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगता है मित्रों। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रिलीफ किसे कहते हैं। रिलीफ किसे कहते हैं। पीछे से सपाट और सामने का आधा भाग त्रिआयामी है, आगे और पीछे का भाग त्रिआयामी है, केवल पीछे का भाग त्रिआयामी है या फिर उनमें से कोई नहीं। रिलीफ किसे कहते हैं मित्रों। जब बात रिलीफ की आती है तो
पीछे से सपाट तथा सामने का आधा भाग जो त्रिआयामी है वही रिलीफ है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है, प्रथम टाइप कंपोजिट मशीन का पेटेंट करवाया गया 1925 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में या फिर 1830 ईस्वी में। प्रथम टाइप कंपोजिट मशीन का जो पेटेंट है मित्रों वो आपसे पूछा गया। जब उसकी बात आती है तो आप सही जवाब यहाँ पे बी के साथ देते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है। बी के साथ आंसर्स लगा लो। 18 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया किसकी कला पुरुष स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही है। नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, परमजीत सिंह का है, के लक्ष्मी गौड़ और जतिन दास का नाम दिया गया। किसकी कला है जो स्त्री और पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही मित्रों, तो उसकी कला का नाम परमजीत सिंह के साथ जुड़ेगा। सी के साथ आप राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंदु किस रूप में प्रसिद्ध हैं। नाम चित्रकार और मूर्तिकार का है, ग्राफिक चित्रकार या छाया चित्रकार का है, वास्तुकार और नृत्यकार का है, संगीतकार और गीतकार का नाम दिया गया। महेंद्र कुमार शर्मा या फिर सुमहेंद्रु की बात हो रही है, इनका संबंध किस रूप में है, तो ग्राफिक चित्रकार और छाया चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है वर्तमान में जवाहरलाल केंद्र जयपुर के सुमहेंदु किस पद पर कार्यरत हैं। अध्यक्ष हैं, प्रदर्शन अधिकारी हैं, सचिव हैं या फिर प्रदर्शन सहायक हैं। मित्रों जवाहरलाल केंद्र जयपुर में सुमहेंदु जो है कौन से पद पे कार्यरत हैं, तो उस टाइम अध्यक्ष थे। जब ये बुक छपी थी तब की बात है मित्रों, लेटेस्ट में अभी कोई अपडेट नहीं है। लेटेस्ट में जब परीक्षा डेट कंफर्म हो जाए तो हम कंफर्म करवाते हैं सभी करंट अफेयर्स ऐसे क्वेश्चंस जो इस टाइप के रहेंगे, ठीक है, तो टेंशन ना लेना। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस चित्रकार के चित्रों में शीर्षक UNTITLED रहता है। नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, विद्यासागर उपाध्याय का है, कृपाल सिंह शेखावत का है और नाथूलाल वर्मा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। किस चित्रकार के चित्रों में शीर्षक UNTITLED रहता है। मित्रों ऐसी अगर बात आती है तो सही जवाब विद्यासागर उपाध्याय के साथ जाता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। 22 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है मित्रों, शिल्प है जय हिंद और कोंडोलेंस या कंडोलेंस में प्रयोग हुआ है। कांच से प्रयोग हुआ, पीतल प्रयोग हुआ, सीमेंट प्रयोग हुआ या फिर तांबा का बना है। जय हिंद और कंडोलेंस की अगर बात आती है मित्रों तो जय हिंद और कंडोलेंस में फाइनली सीमेंट का प्रयोग हुआ है। सही जवाब सीमेंट बनेगा। बी के साथ राइट आंसर लगेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, धनराज भगत के शिल्प में बेल्डेड कापर प्रयोग हुआ है। बांसुरी वादक का, दाकीस का, कास्मिक मैन का या फिर इनमें से कोई नहीं। बेल्डेड कापर प्रयोग हुआ है। तो जब बेल्डेड कापर के प्रयोग की बात आती है तो बांसुरी वादक आंसर्स बनता है। ए के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। आपसे कह रहा है दाकिस नामक शिल्पी में क्या प्रयोग हुआ। नाम पोस्टर और आयरन का है, सीमेंट का है, लकड़ी का है और वुड एंड ब्रॉस नेल्स का नाम दिया गया। दाकिस नामक शिल्प में किसका प्रयोग हुआ। दाकिस की बात होती है तो इसमें लकड़ी का प्रयोग हुआ है। मित्रों आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द किंग शिल्प में प्रयोग हुआ। वुड एंड ब्रॉस नेल्स प्रयोग हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टर आयरन हुआ या फिर सीमेंट हुआ। द किंग की बात होती है। द किंग में फाइनली जो प्रयोग हुआ है वो प्लास्टर आयरन हुआ है। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस शास्त्र की दृष्टि से गांधार कला की विशेषता है। बुद्धि और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी देवी देवता और गाथाओं के दृश्य, नृत्य शास्त्र की दृष्टि से, प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से, चित्रकारी की दृष्टि से या फिर टेराकोटा शिल्प की दृष्टि से। जब ऐसा पूछा जाए कौन से शास्त्र की दृष्टि से मित्रों तो आप कहना प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से। जातक कथाएं, यूनानी देवी देवता, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां फाइनली गांधार कला की विशेषता है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है
बुद्ध की खड़ी मूर्ति, प्रसाधन रत्न नारी और शुक्र कीड़ा रत्न नारी, इन मूर्तियों की शैली आपको बतानी है। प्रमुख है गांधार शैली, सल्तनत कालीन, मुगल शैली या फिर गुप्त कालीन शैली। आपको बताना ये सारी मूर्तियां किस शैली की हैं, तो ये सल्तनत काल की है मित्रों। सी के साथ आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गायन वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। नाम वीणा का है, सारंगी का है, ढोलक का है और सितार का नाम दे दिया गया। आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र है जो हिंदू मुसलमान गायन वाद्य यंत्र का श्रेष्ठ सम्मिश्रण बताया जाता है। जब श्रेष्ठ सम्मिश्रण की बात आती है तो राइट आंसर्स वहाँ पे सितार के साथ जाता है। डी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर पढ़ रहे हैं। कह रहा है एथिना या फिर रोमा देवी की मूर्तिकला शैली का सुंदर नमूना है। मथुरा है, गांधार है, सल्तनत कालीन है या फिर गुप्त कालीन शैली है। एथिना या रोमा देवी की जो मूर्तिकला शैली है, इसका जो सुंदर नमूना आपको देखने को मिलता है, ये सुंदर नमूना सल्तनत काल में देखने को मिलता है। तो आप बी के साथ आंसर्स यहाँ बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है। लाहौर संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल, भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन वाराणसी। एथिना या रोमा देवी की जो मूर्ति है वो संग्रहित कहाँ है, रखी कहाँ है, तो मित्रों लाहौर संग्रहालय में देखने को मिलती है। राइट आंसर्स लाहौर लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित हैं। नाम यूनान और मेसोपोटामिया का है, उत्तर फ्रांस और इंग्लैंड का है, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस का है, इटली और फ्रांस का नाम दिया गया। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है मित्रों। जब प्रमुख केंद्र की बात आती है तो यहाँ पे उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आंसर्स बैठता है। सी के साथ हम सही जवाब, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत के किस चित्रण शैली से संबंधित है। फ्रेस्को सिस्को तकनीक नाम पहाड़ी चित्रण शैली से है, अजंता चित्रण शैली से है, आधुनिक चित्रण शैली से है या फिर प्रागैतिहासिक चित्रण शैली से। फ्रेस्को सिस्को टेक्निक जो है वो भारत की किस चित्रण शैली से संबंध रखती है, तो भारत की फाइनली अजंता चित्रण शैली से संबंध रखेगी। राइट आंसर अजंता बनाएंगे, बी के साथ सही जवाब लगाएंगे। आगे चला जाएगा 33 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे 33 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों वर्तमान में भरहूत किस स्थिति में है। सामुद्रिक नीला में है, मंजीठिया रंग में है, लाल रंग में है या फिर स्लेटी रंग में है। वर्तमान में जो भरहूत है वो कैसा दिखाई देता है, तो स्लेटी रंग में दिखाई देता है। डी के साथ आंसर्स बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र हैं। नाम मौर्यकालीन है, गुप्त कालीन है, शुंग कालीन है और सल्तनत कालीन का नाम दिया गया। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र बनते हैं मित्रों, तो एलिफेंटा और सारनाथ का जो संबंध होता है ये फाइनली संबंध आपको शुंग काल का होता है। बी के साथ आंसर्स बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चंस पे हम आगे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बंगाल के पाल वंशीय शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थर का प्रयोग किया है। यह किस काल की कला थी। नाम गुप्त काल है, मौर्य काल है, राजपूत काल है और शुंग काल का नाम दिया गया। बंगाल के पाल वंशीय शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थर का उपयोग किया। ये राजपूतीय काल का है, तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मित्रों। आगे चला जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन है। भरहूत के स्तूप की खोज किसने की। भरहूत के स्तूप की खोज क्या 1873 में कर्निंघम ने की, 1873 में दयाराम साहनी ने की, 1885 जो है 75 में कर्निंघम ने की या फिर 1875 में जॉन मार्शल ने की। भरहूत के स्तूप को खोजने की जब भी बात आती है तो जो राइट आंसर्स बैठता है 1873 कर्निंघम, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पढ़ लेते हैं। 37 नंबर कह रहा गांधार शैली के बुद्ध जन्म की मूर्ति विशेष रूप से विख्यात है। किस संग्रहालय में संग्रहित है। लाहौर संग्रहालय, सारारजंग संग्रहालय, पटना संग्रहालय और वेल्स म्यूजियम का नाम दिया गया। गांधार शैली के बुद्ध जन्म की जो मूर्ति है विशेष रूप से विख्यात है मित्रों, और वो जो विशेष रूप से विख्यात है वो सालारजंग संग्रहालय में संग्रहित है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है।
बामियान से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति पर किस शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? मथुरा शैली, ईरानी शैली, अजंता शैली और गांधार शैली का नाम दिया गया। बामियान से प्राप्त है बुद्ध की मूर्ति है मित्रों। अगर वहाँ प्रभाव की हम बात करेंगे तो मथुरा शैली का प्रभाव दिखाई देगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है भीर, सिरकप और सिरमुख तक्षशिला में कला के 3 स्थान हैं, 3 विख्यात मूर्तियां हैं, 3 सिक्के हैं या फिर 3 व्यक्ति चित्र हैं। भीर है, सिरकप है और सिरमुख है। इसकी अगर बात करते हैं तो 3 विख्यात ये मूर्तियां बनती हैं मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। गांधार कला में किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया? काला, सफ़ेद और स्लेटी का आया, काला, लाल और स्लेटी का आया, काला, लाल और भूरा का आया और भूरा, लाल, काला, स्लेटी का नाम आया है। गांधार कला में किन रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया? तो गांधार कला में मित्रों भूरा, लाल, काला, स्लेटी सब चले हैं। तो आप राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है उरक में स्थित आकाशीय आवास का अहाता और अन्नुजुगुर्रत किस कला के प्राचीनतम पूजा स्थल के अवशेष हैं? नाम मेसोपोटामिया का है, जापान का है, मिस्र का है और कंबोडियन कला का नाम दे दिया गया। यहाँ पे अगर पूजा स्थल की बात आती है, अन्नुजुगुर्रत, उर्रक में आकाशीय आवास का अहाता, ये सब जो प्राचीन पूजा स्थल मिलते हैं मित्रों, ये जापान की कला से संबंध रखते हैं। तो बी के साथ नहीं सी के साथ आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उरूक से प्राप्त कौन सी मूर्ति मेसोपोटामिया कला की प्रथम उपलब्ध प्राचीनतम मूर्ति है? नाम एक मानव धड़ का है, धनुषधारी मानव का है, मानव मस्तक का है और मानव और नाव का नाम दिया गया। उरूक से प्राप्त कौन सी मूर्ति मेसोपोटामिया कला की प्रथम उपलब्ध प्राचीनतम मूर्ति बताई जाती है? तो पहली हो, उपलब्ध हो, प्राचीनतम मूर्ति हो, मानव और नाव नाम बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 43 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नाम के डी वाजपेयी का है, एस डी शंकालिया का है, वी एस वाकाणकर का है और मार्टिन वेलर का नाम दिया गया। नवदा टोली के उत्खनन की जब भी बात आती है एच डी शंकालिया का नाम लिया जाता है। राइट आंसर्स मित्रों सी के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाया जाए। 44 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए। कहा जा रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता के किस काल में मूर्तिकला चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जिसकी मूर्तियों में यथार्थवाद और भाव प्रदर्शन उच्च कोटि के हैं? नाम बबीली काल का है, नाम थोवियम काल का है, नाम आदिम काल का है और इनमें से कोई नहीं का नाम भी दिया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता के किस काल में मूर्तिकला चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है और मूर्तियों में यथार्थवाद और भाव प्रदर्शन उच्च कोटि का रहता है? तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब बनता है। डी के साथ आप आंसर्स लगा लेना। 45 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है नवबीली काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कौन सी है? नाम हैंगिंग गार्डन का है, पीसी का झुका मीनार या पीसा का झुका मीनार है, नाम पिरामिड का भी है और ओलंपिया की ओजस की प्रतिमा भी आई है। नवबीली काल की बात होती है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपका पीसा का झुका मीनार या पीसी की झुकी मीनार बनेगी मित्रों। राइट आंसर्स पीसक झुकी मीनार लगाओ। बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों किस देश की कला का स्वभाव जो है प्रारंभ में ज्यामितीय था, जिसका प्रमुख केंद्र एथेंस था? नाम मेसोपोटामिया कला का है, मिस्र कला का है, यूनानी कला का है और जावा की कला नाम दिया गया। ज्यामितीय प्रभाव मित्रों किसका था, जिसका प्रमुख केंद्र एथेंस रहा है मित्रों? वो आपका यूनानी कला है। तो राइट आंसर्स आप यहाँ पे बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 47 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। पूछा गया आपसे फ्रांस के जोसेफ निफ्से ने 1822 ईस्वी में किस धातु को मुद्रण सेट तैयार की थी? पीतल की, चांदी की, कांसे की या फिर तांबे की? फ्रांस के जोसेफ निफ्से ने 1822 में कौन सी धातु की मुद्रण सेट तैयार की मित्रों? तो जो धातु होती है वो कांसा होती है। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है हेनरी मोतिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? नाम
एक्सप्रेशनिज्म का है, फाउज्म का है, इम्प्रेशनिज्म का है और फ्यूचरिज्म का नाम दिया गया। हेनरी मातिस की बात होती है मित्रों, ये फाउज्म से संबंधित हैं, तो फाउविज्म सही जवाब लगाओ, सही जवाब फाउवाद बनाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है आदिम मानव द्वारा चित्रित ऐसे चित्र जिसे केवल कोयले की काली रेखाओं से खींच करके उसमें ही रंग भरा जाता था, वह कौन सा स्तर था? प्राथमिक और द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, द्वितीयक स्तर या फिर प्रारंभिक स्तर? आपको बताना है। कोयला खींच करके ऐसा काम हो जाता था, वो सेकेंडरी लेवल होता था, यानी द्वितीयक स्तर होता था। बी के साथ आंसर्स बनेगा। 50 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है दूसरे स्तर में जब रेखांकन प्रक्रिया में रंगों का प्रयोग कर साधारण दृश्य प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई, ऐसे चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग है? 1 रंग, 2 रंग, 4 रंग, केवल रेखीय रेखांकन किया गया। आपको बताना है कितने रंग हैं, तो 2 रंगों का सम्मिश्रण है, सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहा है मारेला लबू किला में किस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया? नृत्य का दृश्य, आदिम वस्त्रों और आभूषणों का दृश्य, कई धनुर्धारियों का युद्ध दृश्य और धनुषधारियों द्वारा शिकार। आपको बताना है मोरेला लिबू किला में किस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया। सब दृश्य की बात आए तो कई धनुर्धारियों का जो है युद्ध दृश्य दर्शाया गया है। राइट आंसर सी के साथ बना लेना। 52 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है स्कूल ऑफ एथेंस किसकी प्रमुख भित्तीय चित्र है? नाम माइकल एंजेलो का है, सतीश गुजराल का है, राफेल और दाविद का नाम दिया गया। स्कूल ऑफ एथेंस की बात होती है, किसकी प्रमुख भित्तीय चित्र है मित्रों? तो राइट आंसर माइकल एंजेलो बनेगा। फर्स्ट के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन से अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है चक्रवर्ती है, धर्मकीर्ति है, धर्मदेव है और प्रियदर्शी का नाम दिया गया। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो नाम कौन सा है? आपको बताना है। तो प्रियदर्शी के नाम से अशोक दर्शाए गए हैं शिलालेखों में। डी के साथ आंसर्स लगाओ। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चोल काल में निर्मित नटराज की प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस प्रकार की है? अष्टभुजी है, चतुर्भुजी है, षटभुजी है या फिर द्विभुजी है? चोल काल में निर्मित है नटराज की प्रतिमा है, देवाकृति कैसी दिखाई देती है? तो वहाँ चतुर्भुजी दिखाई देती है। आप राइट आंसर सी के साथ लगा लेना मित्रों, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया उड़ीसा की गुफाओं में कौन सी गुफा सर्वाधिक अलंकृत है? नाम बाग गुफा है, अजंता गुफा है, रानी गुफा है और एलोरा गुफा का नाम दिया गया। उड़ीसा की गुफाओं में कौन सी गुफा मैक्सिमम अलंकृत है मित्रों? तो ज़्यादा अलंकृत गुफा रानी गुफा है। राइट आंसर्स वी के साथ लगा लो। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय जो है या कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? नाम तांत्रिक है, बुद्ध हैं, रामकृष्ण है और काली का नाम दिया गया। किस विषय पे फाइनली मधुबनी पेंटिंग में काम नहीं होता है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की है मित्रों। आप जानते हैं यहाँ बुद्ध से संबंधित चित्र नहीं बनते, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? नाम अकबर का है, हुमायूं का है, बाबर का है और शाहजहां का नाम दिया गया। किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? तो उसके टाइम में फाइनली बताना है आपको। पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र अकबर के टाइम पे बना मित्रों। राइट आंसर अकबर के साथ लगाओ। हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 58 नंबर है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर नंदलाल बसु ने? शांति निकेतन की स्थापना की जब भी बात आएगी बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जाएगा मित्रों। रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ आप आंसर्स लगाओ। सही जवाब रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ बनाओ मित्रों। और आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन जो है 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ निर्मित है? अमृतसर में है, लुधियाना में है, नांदेड़ में है या फिर लोथल में स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है मित्रों वो फाइनली नांदेड़ में है। राइट आंसर्स नांदेड़ लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों के निर्माताओं में निर्माताओं का राजकुमार कहलाता है? हुमायूं है, शाहजहां है, नूरजहां
हैं या फिर वाजिद अली शाह हैं। तो निर्माताओं का राजकुमार जिसे संज्ञा मिली है वो आपका शाहजहां है, जिसके काल में वास्तुकला ज़्यादा आगे चली। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर आता है। पूछा गया मित्रों, 12 सिंघा, शूकर, अश्व आदि जानवरों के चित्र जो है किस गुफा में चित्रित किए गए। नाम हम्पी गुफा का है, बाघ गुफा का है, अजंता गुफा का है और अल्तामीरा गुफा का नाम दिया गया। 12 सिंघा है, शूकर है, अश्व है, इन सभी का जो दृश्य दिखाई देता है बाघ गुफा में दिखाई देता है। तो हम राइट आंसर्स बाघ के साथ देंगे, सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। पूछा गया, अल्तामीरा में मिला वन्य भैंसे का चित्र जो है अपनी किस विशेषता के लिए विख्यात है। नाम सजीवता के लिए विख्यात है, भड़कीले रंग के लिए विख्यात है, विशाल सिंह के लिए विख्यात है या फिर विशाल पूंछ के लिए विख्यात है। अल्तामीरा में मिला वन्य भैंसे का जो चित्र है किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो वन्य भैंसे का जो चित्र है वो आपके सजीवता के लिए जाना जाता है। सही जवाब सजीवता लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर चलते हैं। आपसे कह रहा है, डाड्रोन तथा उत्तरी गुफाओं में आदिम मानवाकृतियां कैसी रेखाएं मिलती हैं। संयमित हैं, असंयमित हैं, मेहराबदार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। डाड्रोन और उत्तरी गुफाओं में आदिम मानवाकृतियां कैसी रेखाएं मिलाती हैं मित्रों। जब रेखाओं के मिलने की बात आती है असंयमित रेखा मिलती है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर बनता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 आपसे कह रहा है, आदि मानवाकृति चित्रों के विकास को कितने स्तरों में बांटा गया। 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर आपको बताना है। आदि मानवाकृति चित्रों को विकास को कितने स्तरों में आप बांट लेते हैं मित्रों। तो स्तर 3 बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र स्थित है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस में या फिर पूर्वी स्पेन में। कहाँ पे आपका लास्काक्स क्षेत्र पाया जाता है मित्रों। तो लास्काक्स क्षेत्र जो है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला में दक्षिणी फ्रांस में पाया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 66 नंबर मिलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। नाम बाबर नामा है, अकबर नामा है, हुमायूं नामा है और तुगलक नामा का नाम दिया गया। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का जो नाम होता है मित्रों वो हुमायूं नामा होता है। राइट आंसर बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। पूछा गया, भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावित नहीं करता, यह पशुओं तक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह कथन किसका है। नाम अमीर खुसरो का है, कबीर का है, अबुल फजल का है और उमर खैयम का नाम दिया गया। भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावित नहीं करता है, यह पशुओं तक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह कथन किसका है मित्रों। ऐसे कथन की बात आए तो अमीर खुसरो के साथ आंसर्स लगाओ, भारत का तोताए हिंद के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, कौन सी विशेषता ताजमहल के स्थापत्य की नहीं है। नाम दोहरी गुंबद है, श्वेत संगमरमर है, चित्रा ड्यूरा है, चारबाग योजना है। कौन सी विशेषता ताजमहल के स्थापत्य की नहीं है मित्रों। तो चारबाग योजना ताजमहल में नहीं दिखाई देता है। डी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे। नाम निहाल चंद का है, शालिग्राम का है, नाम वीर जी का है और ईश्वरी प्रसाद का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे मित्रों। किशनगढ़ शैली के जो महान चित्रकार बनेंगे उनका नाम निहाल चंद होगा। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, मध्यकाल में पहाड़ी चित्रकला का आरंभ बिंदु है। कांगड़ा शैली है, गुजराती शैली है, कोटा बूंदी शैली है या फिर बसोहली शैली है। मध्यकाल में पहाड़ी चित्रकला का जो आरंभ बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, वो आपका बसोहली शैली होता है। राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मेहराबदार मुख्य द्वार के दोनों ओर अलंकारिक मीनारों का निर्माण किस शैली की विशिष्टता है। नाम गुजरात शैली का, पहाड़ी शैली का, बंगाल शैली का और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। अलंकारिक मीनारों का जो निर्माण है ये कौन सी शैली की विशेषता है मित्रों। तो ये बनेगा फाइनली गुजरात शैली की विशेषता। सही जवाब गुजरात शैली के साथ लगाएंगे, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित किन स्थानों पर हम 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है। नाम में है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक,
चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका का नाम दिया गया। उज्जैन, पुरी, प्रयाग और हरिद्वार का नाम दिया गया। 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन जो होता है प्रयागराज में होता है मित्रों, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और फाइनली उज्जैन में होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, नागर या द्रविड़ और वेशर क्या है? नागर, द्रविड़ और वेशर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारतीय भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, या भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, या फिर भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। नागर, द्राविड़ और वेशर जो है ये क्या है मित्रों? तो नागर, द्राविड़ और वेशर का संबंध जो निकलता है भारतीय मंदिर वास्तु की मुख्य शैलियां बताई जाती हैं। सी के साथ आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आता है, आपसे पूछा गया कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं? नाम पारसनाथ की पहाड़ी है, हिमालय है, अरावली की पहाड़ी है और कैमूर की पहाड़ी का नाम दिया गया। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले मित्रों? तो भारतीय गुफा चित्र जहाँ सबसे पहले मिले वो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। सही जवाब डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, आदिम काल में, पाषाण काल में या फिर नव पाषाण काल में? तो ज्यामिति या अमूर्त कला का जो विकास है मित्रों वो विकास संभव होता है नव पाषाण काल में। राइट आंसर नव पाषाण ही बनेगा, डी के साथ आंसर लगेगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पत्थर के औजार का आरंभ कब से माना जाता है? पूरा पाषाण काल, आदिम काल, पाषाण काल या फिर मध्यकाल? पत्थर के औजार का जब उपयोग की बात आए मित्रों तो पाषाण काल से आंसर्स लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र की कला मूलतः कैसी है? अलंकारिक है, रेखीय कला है, अंत्येष्टि कला है या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राचीन मिस्र की जो कला बताई जाती है वो अंत्येष्टि कला है मित्रों। राइट आंसर अंत्येष्टि के साथ जाएगा, बी के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखा जाए तो काकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए? नाम हरनी हरन का है, हम्पी गुफा का है, अल्तामीरा का है और बाग गुफा का नाम दिया गया। 14 मार्च 1883 ईस्वी को किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो सांभर के आखेट का दृश्य हरनी हरन में मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है, पूछा गया 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी के घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है? नाम स्वर्णरेखा नदी है, सोन नदी है, गंगा नदी है और गोदावरी नदी का नाम दिया गया। 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी को चित्रित गुफाओं का सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया मित्रों? तो मानव निवास सोन नदी का बताया गया। राइट आंसर सी के साथ लगा लो। आगे चलेंगे, 80 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है नवपाषाण काल के चित्रों का मुख्य स्थल कौन सा है जहां सोम नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? नाम लिखुनिया का है, प्रयाग का है, मिर्जापुर का है और वाराणसी का नाम दिया गया। मित्रों अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो मिर्जापुर सही जवाब बनता है। सोम नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिर्जापुर में हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? झारखंड में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया है। आपसे जोगीमारा के बारे में पूछा गया। जोगीमारा गुफा अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ आंसर्स बनता है, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा, पूछा गया मित्रों स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर है, बाइसन है, मानो है या फिर उपयुक्त सभी है? स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या चित्रित है मित्रों? तो यहाँ सभी देखने को मिलेगा, मानो भी, रेड डियर यानी लाल वाला हिरन भी मिलेगा और बाइसन भी मिल जाएगा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यथार्थवाद, क्या यथार्थवाद, प्रॉक रैफलवाद, प्रभाववाद तथा पॉप कला आदि ने किस प्रकार के विषयों का अधिक चित्रण किया है? नाम वर्ग संघर्ष का है, वैज्ञानिक प्रगति का है, प्राकृतिक सौंदर्य का है और समकालीन जनजीवन का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों अगर यथार्थवाद,
राइफलवाद, प्रभाववाद, पॉप कला, इन सभी के विषयों की बात की जाए मित्रों तो सभी विषयों में समकालीन जनजीवन का चित्रण है। राइट आंसर डी के साथ लगाओ। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? नाम रूसो का है, शॉन्गल का है, रोत्यो का है और एंडी वारहोल का नाम दिया गया। पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है मित्रों? जब पूर्ण अधिकार की बात आती है तो एंडी वारहोल आंसर बनता है। डी के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आता है। पूछा गया इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई? नाम हैमिल्टन का है, पीटर फिलिप का है, पीटर ब्लैक का है और कार्टेज का नाम दिया गया। इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति जो है वो प्रदर्शित हुई है? तो पहली कृति जो प्रदर्शित हुई वो हैमिल्टन की थी। राइट आंसर आप हैमिल्टन लगाओ। फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 86 नंबर आएगा। पूछा गया एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? नाम पॉल क्ले का है, जैक्सन पोलार का है, मार्क रोथोको का है और विक्टर वॉर्सेली का नाम दे दिया गया। मित्रों आपसे एक्शन पेंटिंग के लिए पूछा गया है। आप जानते हैं अमेरिका का कलाकार जैक्सन पोलार सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर लगाना पड़ता है। 87 नंबर क्वेश्चन है। एक्शन पेंटिंग किस कला में जन्मती थी? घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, अति यथार्थवाद में या फिर अमूर्त अभिव्यंजनावाद में? एक्शन पेंटिंग किस कला शैली में जन्मी थी? एक्शन पेंटिंग जिस कला शैली में जन्मी थी उसका नाम अमूर्त अभिव्यंजनावाद है। तो हम राइट आंसर डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जैक्सन पोलार की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? नाम रिफ्लेक्शन ऑफ द बिग पीरियड है, आइज इन द हीट है, ऑटो मैरदिम है और ब्लू पोल्स का नाम दिया गया। जैक्सन पोलार की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? तो मित्रों जब प्रसिद्ध कलाकृति की आएगी बात तो ब्लू पोल्स के साथ आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। पूछा गया मित्रों ऐसी नारी आकृतियां किस अमूर्त अभिव्यंजनावादी ने चित्रित की जिन्हें देखकर डर लगता है? नाम डी कूनिंग का है, बर्नार्ड ब्यूफे का है, रोथोको का है और अल्बर्टो मैग्नेल्ली का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ऐसी नारी आकृतियां किस अमूर्त अभिव्यंजनावादी ने चित्रित की हैं जिन्हें देख करके आपको डर लग जाए? तो ऐसा डी कूनिंग में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। डी कूनिंग इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों का महत्व पहचाना था? नाम मोने का है, मातिस का है, पिकासो का है और सल्वाडोर डाली का नाम दे दिया गया। मित्रों अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों का महत्व पहचाना? तो ऐसा सल्वाडोर डाली ने पहचाना था। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर कह रहा है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने स्वतः लेखन पद्धति से खींची गई व्यंजक रेखाओं और सूक्ष्म आकारों का अंकन किया है? नाम सल्वाडोर डाली का है, कॉन्दिस्की का है, फ्रांसिस बेकन का है और जॉन मीरो का नाम दे दिया गया। मित्रों पूछा जाए तो सूक्ष्म आकारों का अंकन जॉन मीरो ने किया। डी के साथ आंसर बनेगा। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पेन का महान अति यथार्थवादी चित्रकार था? सल्वाडोर डाली था, रूसो था, एल ग्रेको था या फिर बेकन रहा है? स्पेन का महान अति यथार्थवादी चित्रकार कौन रहा मित्रों? तो स्पेन का महान अति यथार्थवादी जो चित्रकार था वो सल्वाडोर डाली। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन हम 93 नंबर पढ़ते हैं। किस कलाकार की अति यथार्थवादी आकृतियों को कुकुरमुत्ता के समान बताया गया? नाम सिरिक्को का है, मैसन का है, मीरो का है, तांगवी का नाम दे दिया गया। किस कलाकार की अति यथार्थवादी कृतियों को कुकुरमुत्ता के समान बता दिया गया मित्रों? तो ऐसा नाम तांगवी का है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 94 नंबर पढ़ते हैं। 94 नंबर कह रहा है स्मृति की निरंतरता किस अति यथार्थवादी कलाकार की कृति है? मीरो की है, डाली की है, सिरिक्को की है या फिर पिकासो की है? स्मृति की निरंतरता आपसे पूछ रहा है। स्मृति की निरंतरता मित्रों राइट आंसर सल्वाडोर डाली बन रहा है तो हम राइट आंसर सी के साथ ही लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया दादावादी कलाकारों ने अपनी कला के द्वारा युद्धजनक परिस्थितियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नाम सामर्थ्य का है, विद्रोह का है, अभिनंदन का है और तर्कहीन और अर्थहीन का दिया गया है।
मित्रों, दादावादी कलाकारों ने अपनी कला के द्वारा जो युद्धजनक परिस्थितियां थीं उसमें जो है तर्कहीन और अर्थहीन अभिव्यक्ति प्रकट की है, ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। 96 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में कौन सा आंदोलन था? नाम यथार्थवाद का था, अभिव्यंजनावाद का था, प्रभाववाद का था और दादावाद का नाम दिया गया। अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में कौन सा आंदोलन था आपसे पूछा गया। जब यहाँ आंदोलन का नाम आपसे पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं यहाँ जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन फाइनली कौन सा था? दादावाद था। तो राइट आंसर दादावाद बनेगा, डी के साथ आंसर्स लगेगा। 97 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाता है। आपसे कह रहा है मित्रों, सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति किस दादावादी की रचना है? नाम मार्शल दुशम्पा की है, कुर्ती सिरतगल की है, फ्रांसिस पिकाम्बिया की है और मैक्स अर्नेस्ट का नाम दिया गया। सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति, सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति जो है ये मार्शल दुशम्पा की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है मित्रों। ए के साथ आंसर्स लगाओ। 98 नंबर क्वेश्चन है। अचेतन का आधार लेकर चलने वाला प्रथम महत्वपूर्ण कला आंदोलन कौन सा था? नाम भविष्यवाद का है, यथार्थवाद का है, दादावाद और अति यथार्थवाद का नाम दिया गया। महत्वपूर्ण कला आंदोलन की बात आती है तो राइट आंसर्स अति यथार्थवाद बनता है मित्रों। डी के साथ आंसर्स लग जाता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। 99 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस कला आंदोलन से प्रारंभ हुआ था? नाम सलिष्ट घनवाद का है, अति यथार्थवाद का है, दादावाद और फाववाद का नाम दिया गया। कोलाज की बात करते हैं मित्रों तो सलिष्ट घनवाद आंसर्स बनता है। फर्स्ट के साथ हमें सही जवाब यहाँ पे लगाना पड़ जाता है। ए इज द राइट आंसर्स बन जाता है मित्रों। और आगे चला जाए 100 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया पॉल क्ले की कला में किस अति यथार्थवादी तत्व का प्रयोग हुआ है? नाम कोलाज का है, स्वप्नों के फोटोग्राफ का है, फंतासी का है और स्वयं चालन का नाम दिया गया। पॉल क्ले की कला में कौन सी अति यथार्थवादी तत्व का प्रयोग हुआ मित्रों? तो सही जवाब फंतासी का बन रहा है। बी के साथ आंसर्स लग रहा है। और आगे चला जाता है 101 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है तांगवी तथा डाली की कला का समान तत्व क्या है? विचित्र रूपों का यथार्थमक चित्रण है, विनाश के दृश्य हैं, पहले के उपलब्ध वस्तुओं की कलाकृतियों की भांति प्रदर्शन है और रेखा प्रधान आकृति चित्रण है। तांगवी तथा डाली की कला का समान तत्व क्या होता है मित्रों? तो वो समान तत्व आपके विचित्र रूपों का यथार्थमक चित्रण है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 102 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था? नाम दादावाद का है, भविष्यवाद का है, प्रभाववाद का है और किरणवाद का नाम दिया गया। कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर के चला था? तो गति के चित्रण को लेकर के भविष्यवाद का आंदोलन चला था मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 103 नंबर है। भविष्यवादी कला आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? नाम फ्रांस का है, जापान का है, जर्मनी का है और इटली का नाम दिया गया। आपसे भविष्यवादी कला आंदोलन के बारे में पूछा गया कौन से देश से स्टार्ट हुआ? जब देश का नाम पूछा जाए तो आप इटली के साथ आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे मित्रों बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर पूछते हैं। पूछा गया तीन संगीतज्ञ जो है किस कलाकार की घनवादी कृति है? नाम फर्नांड लेंजे का है, ब्रॉक का है, जुआन ग्रीस का है और पिकासो का नाम दिया गया। तीन संगीतज्ञ की बात हो रही है। तीन संगीतज्ञ जो रचना बनता है पाब्लो री पिकासो के साथ बनता है। तो डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है मित्रों। डी के साथ आंसर्स लगाना। 105 नंबर क्वेश्चन आएगा। सूर्य का रथ किस घनवादी चित्रकार की रचना है? ब्रॉक की है, बिलोन की है, देलोने की है या फिर लेंजे की है? सूर्य का रथ जो है आपसे पूछा गया। सूर्य का रथ जो रचना बनता है यह ब्राक महोदय की रचना है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 106 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया किस घनवादी कलाकार ने मशीन का नृत्य शीर्षक फिल्म का निर्माण वास्तविक यंत्रों की सामग्री से किया था? नाम लेंजे का है, ब्रॉक का है, ग्रीस का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं लेंजे आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाता है। आगे 107 नंबर है। कह रहा पॉल सेजान की शैली का चित्रकार था? नाम प्रभाववाद का है, घनवाद का है, उत्तरी प्रभाववाद का है और यथार्थवाद का नाम दिया गया। पॉल सेजान की बात आए मित्रों तो उत्तर प्रभाववाद के साथ आप आंसर्स यहाँ चिपकाओ। बी के साथ आप गोला
काला करो मित्रों। बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ बन जाएगा। और आगे हम चलेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। महाबलीपुरम के मंदिरों में किस प्रकार के चित्र जो है वो चित्रित किए गए हैं? नाम कृष्ण लीला का है, राम वनवास का है, रामलीला का है और कृष्ण जन्मोत्सव का नाम दे दिया गया है। आपसे महाबलीपुरम के मंदिरों में किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए ये पूछा गया मित्रों। तो कृष्ण लीला के चित्र यहाँ ज़्यादा मात्रा में हैं। राइट आंसर कृष्ण लीला बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है। पूछा गया आपसे ऋतु वर्मा किस संगीत से संबंधित है? नाम हिंदुस्तानी संगीत का है, पाणवानी गायक का है, शास्त्रीय गायन का है और गजल गायकी का नाम दिया गया। ऋतु वर्मा किस संगीत से संबंधित हैं? ऋतु वर्मा के अगर संबंध की बात आती है तो पांडवानी गायन के रूप में जानी जाती हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद्वानों द्वारा स्तूपों के कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 7 प्रकार। विद्वानों द्वारा स्तूपों को कितने टाइप्स बताए गए मित्रों? तो 4 टाइप्स बताए गए हैं। राइट आंसर बी के साथ लग रहा है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सर्वप्रथम कब और कहाँ की गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों की खोज की गई? नाम 1870 की अल्तामीरा है, 1871 की अल्तामीरा है, 1890 की यूनान है या फिर 1900 ईस्वी में चीन है। आपसे कह रहा है सर्वप्रथम कहाँ की गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों की खोज की गई? तो आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों की खोज जो है 1871 ईस्वी में अल्तामीरा में हुई। राइट आंसर बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है आदम कला को और किस नाम से जाना जाता है? नाम भित्तीय चित्रकला है, काष्ठ कला है, अलंकरण कला है और पाषाण कला का नाम दिया गया। आदम कला को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आदम कला को फाइनली अलंकरण कला के नाम से जाना जाता है। हम बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मित्रों। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 113 नंबर। किस शैली के चित्रों में गर्दन और अंगुली लंबाई बनाई गई है? गर्दन और अंगुलियां जो है थोड़ी लंबी बना दी गई हैं। ये अंबर शैली में हुआ, किशनगढ़ शैली में हुआ, अपभ्रंश शैली में हुआ या फिर जयपुर शैली में हुआ है। तो कहाँ की शैली में गर्दन और उंगली जो है थोड़ा लंबी बनाई गई मित्रों? ये किशनगढ़ शैली में ऐसा हुआ है। सी के साथ हम आंसर्स लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर पढ़ते हैं। निम्न में से किस शैली में ज्यामितीय चित्रों की अधिकता है? नाम अंबर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, अपभ्रंश शैली और बंगाल शैली का नाम दिया गया। कहाँ पे थोड़ा जो है ज्यामितीय चित्र ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो अंबर शैली में ऐसा दृश्य ज़्यादा दिखाई देता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर बैठ रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है किस शैली के चित्रों में बैलगाड़ी, टमटम जैसे जन सामान्य की सवारियों का भी चित्रण किया गया? नाम मधुबनी चित्रकला है, राजपूत चित्रकला है, पहाड़ी शैली है और कंपनी शैली का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है बैलगाड़ी, टमटम जैसे सवारी ढोने वाले का भी चित्रण हो जाए, तो ऐसा काम कंपनी शैली में हुआ है मित्रों। राइट आंसर्स कंपनी शैली के साथ लगाओ। डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। डी इज द राइट आंसर होता है। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त रंगों का चयन जो है वो कैसे होता है? प्राकृतिक होता है, सुनहरे होते हैं, भड़कीले होते हैं या फिर अप्राकृतिक होता है? मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त रंगों का जो चयन है मित्रों वो कैसा होता है? तो वो चयन फाइनली आपको देखने को मिलता है अप्राकृतिक। राइट आंसर डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मारेला लबूबिला में प्राप्त हुई धनुर्धारियों का युद्ध किस प्रमाण माना जाता है? धनुर्धारियों के बीच प्रथम संधि का प्रमाण है, धनुर्धारियों द्वारा शिकार का प्रमाण है, जातीय संघर्ष का है या फिर नृत्य नाटिका का है? मारेला लिबूविला में प्राप्त हुई धनुर्धारियों का युद्ध किसका प्रमाण बताया जाता है? तो राइट आंसर जातीय संघर्ष का होता है। सी के साथ आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसकी कला को आदिम कला के समकक्ष माना गया है? नाम बस्तर की आदिवासी कला है, राजस्थानी की भील कला है, राजस्थानी की मेड़ा कला है या फिर झारखंड के आदिवासी कला है? निम्नलिखित में से किनकी कला को आदिम कला के समकक्ष माना गया? आदिम कला के जो समकक्ष है मित्रों वो राजस्थानी की भील कला है। सही जवाब राजस्थानी भील कला के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर आप यहाँ पे बना लेना मित्रों। सी के साथ आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन 119 नंबर है, कह रहा है अल्तामीरा के वाक प्राक चित्र कहाँ पाए गए। वाक प्राक चित्र जो है अल्तामीरा द्वितीयक में मिले, यूनान में मिले, लास्को गुफा में मिले या फिर मेसोपोटामिया के गुफा में मिले। अल्तामीरा के वाक प्राक चित्र की अगर बात आती है मित्रों तो याद रखना ये लास्को गुफा से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर लास्को के साथ बनेगा, सी के साथ आंसर लग जाएगा। और आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्राक कला सबसे अधिक कहाँ जीवित रही, भारत में, अफ्रीका में, जापान में या फिर रूस में। प्राक कला सबसे अधिक कहाँ जीवित रही मित्रों, तो ये अफ्रीका में रही है। राइट आंसर अफ्रीका लगा लो, सी के साथ आंसर बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, आपसे पूछ रहा है भारतीय प्राक चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। मिर्ज़ापुर प्लस लिखुनिया से, लिखुनिया प्लस चुनार से, मिर्ज़ापुर प्लस जौनपुर से या फिर इलाहाबाद प्लस प्रयागराज से। भारतीय प्राक चित्रों की जो प्राप्ति है वो कहाँ से हुई है मित्रों, तो मिर्ज़ापुर और लिखुनिया से दिखाई देती है। तो आप राइट आंसर मिर्ज़ापुर प्लस लिखुनिया लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 122 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्राक चित्रों का पता कब चला मित्रों। नाम ब्रिटिश काल का है, पूर्व पाषाण काल का है, पाषाण काल का है या फिर वैदिक काल का है। प्राक चित्रों का जो पता है वो चलता है, कब चलता है मित्रों, तो प्राक चित्रों का पता फाइनली पूर्व पाषाण काल में चलता है। राइट आंसर सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। आगे 123 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा पूरा पाषाण काल का समय क्या है। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व या फिर 40,000 से 8,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण में आपसे पूछा गया पूरा पाषाण काल का समय क्या है मित्रों, तो पूरा पाषाण, नवपाषाण और इसमें जब बढ़ते हैं तो आप पूरा पाषाण कई जगह आपको कई जैसे डाटा मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है 40,000 से 10,000 है, कई जगह आपको 30,000 से 10,000 दिखाई दे जाता है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। जैसा ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है, अपने मन से आंसर्स नहीं बनता है। मध्य पाषाण काल की अवधि कौन सी है, 40,000 से 20,000 ईसा पूर्व, 40,000 से 18,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व या फिर उनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का आंसर्स बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 125 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है भारतीय पाक शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। भारतीय प्राक शिला चित्रों की खोज का श्रेय जॉन मार्शल को जाता है, कर्निंघम को जाता है, काकबर्न को जाता है या फिर दयाराम शाहनी को जाता है। भारतीय पाक चित्र या शिला चित्र, भारतीय पाक शिला चित्र की खोज का जो श्रेय जाता है मित्रों वो सर कर्निंघम को जाता है। तो आप राइट आंसर्स जॉन कर्निंघम के साथ लगा लो, सी के साथ आंसर्स बना लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। अब हम आपसे पूछेंगे मित्रों कि इन 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में फाइनली आपका स्कोर कार्ड वर्तमान समय में क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बताना, जिससे आपको समय से जो है क्लास की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सलूट, जय हिंद।